नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अधिवक्ताओं के सामने बड़ा आर्थिक संकट, न्यायालय नहीं खुलने से पक्षकार भी परेशान, प्रकरण भी हो रहे हैं लंबित। 500 से अधिक वकीलों का कामकाज प्रभावित, दर्पण से मदद दिलाने की रखी मांग। वार्ड क्रमांक 10 के रहवासियों ने टावर बनाने का किया विरोध, मोबाइल टावर लगाने का रहवासियों ने किया विरोध। घनी आबादी वाले क्षेत्र में लगाया जा रहा है टावर लगाने पर रोक लगाने कलेक्टर से लगाई गुहार। अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग, वार्ड क्रमांक 1 के वार्ड वासियों ने सौंपा ज्ञापन। बंद नहीं हुई अवैध शराब की बिक्री तो करेंगे आंदोलन, जिला प्रशासन से लगाई है गुहार। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी की वजह से पहले टोटल लॉकडाउन और अब अनलॉक 2 में रियायत के बावजूद भी न्यायालय में कामकाज नहीं हो पा रहा है। न्यायिक प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है और न्यायालय में प्रकरणों के लंबित होने का क्रम जारी है। इसी बीच अधिवक्ताओं के सामने भी बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अधिवक्ताओं के पास प्रकरण होने के बावजूद पक्षकार नहीं पहुंचने से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। जिला बार रूम में अधिवक्ता से चर्चा की गई तो उन्होंने न्यायालयीन कार्य में थोड़ी छूट देते हुए कामकाज बहाल करने की मांग की। बालाघाट जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों के साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बुधवार को बार रूम में चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि 22 मार्च के बाद से न्यायालय में कामकाज प्रभावित हुआ है। आवश्यक मामलों को छोड़कर बाकी सभी कार्य अटके हुए हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं पर भी आर्थिक संकट का भार आया है। देखा जाए तो जिला अधिवक्ता संघ के तहत 150 से अधिक सदस्य हैं एवं प्रैक्टिशनर वकीलों को जोड़ दिया जाए तो अधिवक्ताओं की संख्या 500 से अधिक हो जाती है। वहीं इनमें से कई वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिन्होंने लॉकडाउन के बाद से आना बंद कर दिया है। उसके साथ कार्यरत रहने वाले सभी वकीलों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिदिन कुछ रुपये हाथ में आने पर ही निर्भरता थी, वह भी अब इससे वंचित हो गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां एक और पक्षकारों को अपने प्रकरणों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं अधिवक्ताओं को भी पक्षकारों की न पहुंचने से आर्थिक क्षति हो रही है और जीवन यापन प्रभावित हो रहा है। अधिवक्ता संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि अधिवक्ता संघ भारत सरकार के दर्पण पोर्टल एनजीओ से रजिस्टर्ड है और हमने मांग रखी है कि अब ऐसी स्थिति है कि न्यायालयीन कार्य प्रभावित हुआ है और अधिवक्ताओं की आय पर असर पड़ा है, तो एनजीओ के माध्यम से ऐसे कार्य दिए जाएं जिससे वकीलों की आजीविका चलती रहे। बताया गया कि अधिवक्ताओं को जो वैध लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं उसके तहत वे पूरी तरह न्यायालयीन कार्य पर निर्भर रहते हैं। अन्य कार्यों में उनकी भागीदारी नहीं हो सकती। अधिवक्ताओं का कहना है कि लॉकडाउन से अब तक इतने दिन हमने ऐसे ही काट लिए हैं। अब ऐसे में जब कोर्ट में कामकाज नहीं हो पा रहा है तो फिर अधिवक्ताओं के लिए आय का कोई समाधान निकालना सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। जिला अधिवक्ता संघ कोषाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अग्निहोत्री ने बताया कि अधिवक्ताओं के साथियों की आय पर गंभीर असर पड़ा है और अब दर्पण पोर्टल के द्वारा उन्हें कुछ मदद दिए जाने की मांग की जा रही है। सरकार ऐसी कोई नीति बनाए कि कलेक्टर के माध्यम से कोई कार्य हो जिससे अधिवक्ताओं को भी एक सहारा हो जाएगा। दूसरी ओर अधिवक्ता पूर्णतः न्यायालयीन कार्य पर निर्भर होते हैं और पक्षकार नहीं आ रहे हैं, इसलिए अधिवक्ताओं का आर्थिक भार पड़ा है। ऐसे में सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। परेशानियां तो लॉकडाउन से ही प्रारंभ हो गई हैं। वकीलों का तो पूरा जो कार्य निर्भर है वो पक्षकारों के ऊपर है। अब पक्षकार यदि आएंगे ही नहीं और प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी नहीं तो वहाँ पे वकील की आर्थिक स्थिति खराब होना तय है। कई बार हमने बार काउंसिल ऑफ एमपी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी निवेदन किया, पत्र लिखा कि ऐसी परिस्थिति में हमारे साथियों के लिए कोई ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे विधि कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य कर सके। जैसे हमारे जिला अधिवक्ता संघ का जो रजिस्ट्रेशन है वो एनजीओ में हमने रजिस्टर्ड कराया हुआ है और दर्पण पोर्टल भारत सरकार में वो रजिस्टर्ड है। तो हमारा मांग ऐसी भी रखे थे हम लोगों ने कि जो हमारे दर्पण पोर्टल में जो हमारा पंजीयन है तो हमको एज एनजीओ कोई हमको काम ऐसे जो भारत सरकार के चल रहे हैं तो एज एनजीओ हमारे भी संघ को कोई काम सौंपा जाए कलेक्टर के माध्यम से, ताकि हमारे कुछ अधिवक्ता साथी
उसमें अपना कुछ रोजी रोटी कमा सकें, लेकिन उसके ऊपर भी अभी तक कभी कोई हमको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। यदि ऐसा होता है तो हमारी एक बहुत बड़े साथियों को एक रोज अधिवक्ता संघ सचिव विकास श्रीवास्तव ने बताया कि जिला एवं तहसील के जो अधिवक्ता होते हैं उनका अन्य आय का कोई साधन नहीं होता, वे पक्षकारों पर निर्भर होते हैं। बसें बंद हैं, ट्रेनें बंद हैं तो पक्षकार नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए अधिवक्ताओं पर इसका असर पड़ा है। लाइसेंस के तहत बाध्यता है कि अन्य कोई कार्य नहीं कर सकते। अधिवक्ता गण तो उनकी कोई नियमित आय का साधन नहीं होता है। वो पूरी तरह न्यायालय नियमित रूप से अदालतें चलें उसके ऊपर निर्भर होते हैं और पक्षकारों के ऊपर निर्भर होते हैं। जबकि चूँकि लॉकडाउन और ये अनलॉक के फेस में भी बसें और ट्रेनें चालू नहीं हुई हैं, ऐसे में पक्षकारों का आना जाना बंद हो गया है और इस कारण से वकीलों की जो हमारे अधिवक्ता साथी उनकी आय के ऊपर भी असर पड़ा है। उन्हें आय करने कोई जरिया नहीं है, क्योंकि हम अपने लाइसेंस से अधिवक्ता के जो एक्ट है उसके अनुसार जो लाइसेंस उससे हम लोग बंधे हुए हैं कि हम अन्य कोई व्यवसाय अपने नाम से नहीं कर सकते। अब ऐसी स्थिति में हम लोगों ने राज्य अधिवक्ता परिषद इनको पत्र लिखा हुआ है कि हमें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने जो अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है वो बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति है, उससे अधिवक्ता साथियों को कोई भला नहीं होता। अब चूँकि हम लोगों ने उसका दूसरा ऑप्शन निकाले कि हमारा जो संघ है वो NGO के रूप में रजिस्टर्ड है जो दर्पण पोर्टल में है, तो शासन के जो NGO को जो कार्य दिए जाते हैं अगर वो कार्य भी अगर जिलाधिवक्ता संघ पूर्व अध्यक्ष प्रवेश मलेवार ने बताया कि 23 मार्च के बाद से न्यायालय बंद है, आवश्यक केस की सुनवाई ही हो पा रही है, बाकी सभी कार्य लंबित हैं, पक्षकार उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अधिवक्ताओं पर आर्थिक संकट बना हुआ है। हमारी मांग है कि कोर्ट प्रारंभ है और आवश्यक केस की सुनवाई के साथ ही लंबित केस की सुनवाई भी की जाए ताकि प्रकरण का निराकरण होते रहेगा और अधिवक्ताओं की आय का साधन भी बना रहेगा। इस ओर माननीय हाईकोर्ट और जिला न्यायालय को ध्यान देना चाहिए। कोई सुनवाई नहीं हो रही है और न ही पक्षकार न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं, जिससे अधिवक्ताओं को आर्थिक स्थिति का संकट करना पड़ रहा है। हमारी ये मांग है कि यदि कोर्ट चालू है, अर्जेंट मैटर की सुनवाई हो रही तो पूर्व जो पेंडिंग केसेस है उसकी भी सुनवाई होना चाहिए, जिससे प्रकरण का निराकरण भी होते रहेगा और अधिवक्ताओं की आय का साधन भी बना रहेगा। इस ओर मतलब जिला न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर को भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अधिवक्ता हर्ष सोनी ने कहा कि निश्चित तौर पर अधिवक्ता समाज का अंग है, अन्य लोग रोजी रोटी से अपना घर चलाते हैं, उसी प्रकार अधिवक्ता भी अपने परिवार का भरण पोषण करता है। बीते 4 माह से जो कोविड-19 को लेकर पाबंदी है वो निश्चित ही चिंता का विषय है, लेकिन जिस तरह से वकालत के पेशे में जो स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है उससे वकीलों को प्रतिकूलता का सामना करना पड़ रहा है। जो है वो अधिवक्ता भी समाज का एक अंग है और जैसे और रोजी रोटियों से लोग अपना घर परिवार चलाते हैं, एक अधिवक्ता अपनी वकालत के माध्यम से अपना परिवार और अपने पे जुड़े आश्रित लोगों का भरण पोषण करता है। और आज लगभग 4 महीने से जिस तरीके से कोविड-19 को लेकर जो ये संक्रमित बीमारी निश्चित चिंता का विषय है, लेकिन जिस तरीके से वकालत के पेशे में प्रतिबंध जो स्थायी रूप से लगा हुआ है उससे वकीलों को बड़ी प्रतिकूलता का सामना करना पड़ रहा है। एक सीनियर वकील जिसके पास में 3-3, 4-4 जूनियर्स होते हैं जो अपना एजुकेशन पूरा करने के बाद में वकालत को ही अपना सब कुछ और भविष्य समझ के आते हैं और 100-200 रुपये की भूख रख के अपनी नियमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनके लिए भी बड़ा चिंता का विषय ये हो गया कि आज जब सीनियर कचहरी में काम करने नहीं आ रहे तो उन पर आश्रित जूनियर कैसे करेंगे। तो एक सीनियर का परिवार तो आज प्रतिकूलता का सामना कर ही रहा है, वहीं एक जूनियर जो अपनी आगे स्टडी कर सकता है, लाइब्रेरी बना सकता है अपने व्यवसाय को शाइन करने के लिए और जो व्यवस्थाएं तो 100-200 रुपये के माध्यम से व्यवस्थित करता था, आज वो उससे भी वंचित हो रहा है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 10 के रहवासियों ने मोबाइल टावर न लगाए जाने की मांग को लेकर बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रहवासी घनी आबादी व सकरी गली के मकान में मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में रहवासियों ने बताया कि वार्ड नंबर 10 में आदिवासी बालक छात्रावास व घनी आबादी व सकरी गली के मकान रहमान खान के मकान पर मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। टावर लगाने के पहले मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति से कोई जानकारी व सहमति नहीं ली गई है। जिस भवन में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है वहां आदिवासी बालक छात्रावास संचालित है, जिसमें छोटे छोटे बालक रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। भवन के सामने एक और आदिवासी बालक छात्रावास है। उक्त भवन तीनों ओर से अन्य मकानों से घिरा हुआ है और भवन मजबूत भी नहीं है जो सकरी गली में है। किसी तरह की अनहोनी घटना होने पर फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंच सकती है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि आदिवासी छात्रावास के बालकों व मोहल्ले के रहवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिस भवन में टावर लगाया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। इस दौरान अब्दुल जाहिर, सोहेल खान, जावेद खान, शाहरुख कुरैशी, नईम खान, मोहम्मद इमरान खान, शमा परवीन, सलीम खान, रजा कुरैशी सहित अन्य शामिल रहे।
मामले में शमा परवीन ने कहा कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिससे सभी मोहल्ले वासियों को दिक्कत है। टावर तीसरी मंजिल में लगाया जा रहा है, जो कमजोर भी है। जहां टावर लगाया जा रहा है उसके समीप ही छात्रावास व स्कूल भी है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस जगह टावर लगाया जा रहा है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। नंबर 10 में रहते हैं हम लोग। हमारी समस्या ये है कि एयरटेल का टावर हमारे मोहल्ले में लग रहा है, तो वो पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, तो वहाँ पे टावर नहीं लगना चाहिए। और लगभग हमारे रेसिडेंशियल एरिया से घरों से 100 से 200 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, लेकिन जो टावर लग रहा है उसकी दूरी इतनी भी नहीं है। और हमारे मोहल्ले में सब बुजुर्ग लोग हैं। मेरी मम्मी को खुद थायराइड है, शुगर है, वो हार्ट पेशेंट हैं, तो सबको प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और वो जो टावर है वो तीसरी मंजिल पे लग रहा है, ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है ना कुछ है, तो फिर भी वो टावर लग रहा है। सभी को प्रॉब्लम है, मोहल्ले में सभी को दिक्कत है। एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको दिक्कत ना हो, फिर भी वो लोग टावर लगा रहे हैं। तो कलेक्टर साहब से आप मिले हो, क्या बोले कलेक्टर साहब? सर ने बोले हैं कि हम अभी काम को स्टे लगा दे रहे हैं और अभी रुक जाएगा काम करके। तो आप परमानेंटली काम रुकवाना चाहते हैं? जी हाँ, हम परमानेंटली काम रुकवाना चाहते हैं। और ये भी है कि वहाँ पर एक छात्रावास भी है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, 10th में पढ़ते हुए, 12th में पढ़ते हुए। वहाँ आसपास स्कूल है पास में और पूरी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, हॉस्पिटल है, सब चीज़ है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे मोहम्मद अजीम खान ने बताया कि जो मोबाइल टावर लगाया जा रहा है उससे सभी को नुकसान है। वहां छात्रावास व अस्पताल भी है और छात्रावास में छोटे छोटे बालक भी रहते हैं। टावर लगाए जाने से किसी को कोई हानि होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और मेरे पूरे वार्ड वासियों को, मेरे वार्ड में जो टावर लग रहा है उससे हानि है, बहुत हानि है। इसलिए हानि है कि सबसे पहली चीज़ उसमें वहाँ पर कोई बदलाव नहीं नज़र आ रहा है, वहाँ के पार्षद हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़, जो वहाँ पर जो लग रहा है टावर, उससे पूरे रहवासियों को हानि है। इसलिए हानि है क्योंकि वहाँ पर हार्ट पेशेंट रहते हैं, छात्रावास है और वहाँ पर उसके बाद भी हॉस्पिटल पास में है, आने जाने पास में है, वहाँ से ट्रैक्टर्स आते हैं और शासन के कई काम होते हैं वहाँ से। बाद में अगर उसके बाद कुछ भी नहीं होने के बाद भी अगर टावर खड़ा होता है और उसके बाद हमको कोई हानि होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ शासन रहेंगी। बुधवार को मां वैनगंगा नदी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित ढीमरटोला बूढ़ी के सदस्यों ने क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि असामाजिक तत्वों के द्वारा क्षेत्र में लगातार अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, जिसके चलते वार्डवासी नशे के आदी हो रहे हैं। समिति के सचिव बेनीराम मसराम ने बताया कि नगर के वार्ड क्रमांक 1 ढीमरटोला बूढ़ी में प्रतिदिन असामाजिक तत्वों के द्वारा कच्ची शराब निकालकर बेची जा रही है एवं शराब का व्यवसाय जोरों से किया जा रहा है, जिससे वार्डवासी नशे के आदी होते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि असामाजिक तत्वों के द्वारा बाहर से देशी शराब लाकर उसे वार्ड में बेचने का भी कार्य किया जाता है, जिससे वार्ड के बच्चों में काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन के द्वारा जल्द से जल्द अवैध शराब बिक्री पर रोक नहीं लगाई जाती है तो समिति के द्वारा उग्र आंदोलन का रुख अपनाया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। समस्या यह है, वार्ड नंबर 1 ढीमरटोले में अवैध शराब निकल दी, जिससे हमारे नवयुवाओं को बहुत क्षति हो रही है। आज शराब के मार्फत, शराब के कारण घर घर में आपस में लड़ाइयाँ हो रही है। शासन प्रशासन से मैं निवेदन चाहूँगा कि अपनी गश्ती से शराबबंदी को विशेष ध्यान में रखते हुए तुरंत जल्द से जल्द बंद कराएं। समिति के अध्यक्ष करणलाल दघपुरे ने बताया कि वार्ड में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जानी चाहिए। शराब की बिक्री से वार्ड में काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर कार्यवाही नहीं होती है तो आगामी समय में आंदोलन का रुख अपनाया जाएगा। वार्ड नंबर 1 ढीमरटोले में दारू जो शराब है वो ज़्यादा बेचा रही है, कुछ लोग हैं तो बना रहे हैं। उस जो शराब है वो बंद होने को होना, हमारे सरकार तरफ से मेरा मांग है कि वो जल्द से जल्द अपने कर्मचारी भेज के उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। किसको शिकायत की? शिकायत कलेक्टर को आवेदन लगा दिए हैं, कलेक्टर साहब को, 5 एसपी सर को लगा दिए हैं, थाने में आवेदन लगा दिए हैं। जो ये दारू आबकारी विभाग को आवेदन लगा दिए। कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो इस पर सोचेंगे तो आंदोलन करेंगे, बोलो ना।
शहर में आए दिन धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बेरोजगार एवं छात्रों को नौकरी का लालच दिखाकर उनसे मोटी रकम ऐंठ ली जाती है। जालसाजों के जाल में फंसकर बेरोजगार अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई गंवा देते हैं और बाद में ऐसे कारनामों को अंजाम देने वाली कंपनी संस्था का भांडाफोड़ होता है। एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें फर्जी तरीके से लाभ अर्जित करने वालों का खुलासा हुआ है। ताजा मामला एक जनसेवक आरोग्य मिशन नामक संस्था को लेकर है, जिससे जुड़ी एक आवेदक महिला ने संस्था पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अवैधानिक तरीके से लाभ प्राप्त करने गुमराह किया है और 50,000 रुपये का डीडी तथा रजिस्ट्रेशन फीस और मेंटेनेंस फीस के नाम से बड़ी रकम ऐंठ ली है, जिसकी शिकायत बुधवार को थाना कोतवाली बालाघाट में की गई। आरोग्य मिशन संस्था से जुड़े इस प्रकरण में शिकायतकर्ता चित्ररेखा मोहारे निवासी ग्राम टवेझरी भरवेली ने अपने रिश्तेदारों के साथ बुधवार को थाना कोतवाली बालाघाट पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया कि बालाघाट शहर में जनसेवक आरोग्य मिशन नामक संस्था द्वारा भर्ती हेतु फर्जी विज्ञापन निकालकर चित्ररेखा सहित लगभग 200 लोगों से प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये का डीडी, 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस तथा 20,000 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस के नाम पर लेकर धोखाधड़ी एवं गुमराह किया है। बताया गया कि जनसेवक आरोग्य मिशन संस्था का संचालक दीक्षित गजभिये पिता नरेश गजभिये है तथा संस्था का कार्यालय प्रेमनगर स्थित आस्था टाइपिंग के प्रथम तल पर स्थित है। शिकायतकर्ता चित्ररेखा ने बताया कि उसने जीएनएम का कोर्स किया है एवं जनसेवक आरोग्य मिशन संस्था, जो स्वयं को एनजीओ बताती है, उसके माध्यम से एक विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की जानी है और इसमें प्रत्येक ब्लॉक से 20 लोगों को नौकरी मिलेगी। नर्सिंग कोर्स के तहत नर्सिंग स्टाफ की भर्ती हेतु अभ्यर्थियों से 50,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस तथा 20,000 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस के रूप में मांगे गए। मैंने जीएनएम नर्सिंग की हूँ बालाघाट से। मैंने इस नौकरी में इसलिए फॉर्म डाली थी क्योंकि हर कोई चाहता है जब पैसे खर्च करते, इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, कि मुझे कार्य ऐसा नौकरी करूँ, अपने बच्चों या परिवार के भरण पोषण में हेल्प कर सकूँ। दूसरी चीज़, इन लोग ने बोले भाई इतने अपने लोकल में नौकरी मिल रही है, वो भी कोरोना काल में, तो कौन नहीं करना चाहेगा। और बेरोजगारी इतनी कि हर बेरोजगार चाहता है कि मुझे एक छोटी बड़ी तो नहीं, कम से कम छोटी तो भी नौकरी मिले। तो इसका विज्ञापन देखे हमने, बोले तो ठीक है आई भी होगी नौकरी। फिर हम गए तो बोले एक एनजीओ है, हम लोग भोपाल से आया है जनसेवक आरोग्य मिशन करके, तो इस पर कार्य किया जाएगा। तो बोले तुम सुपरवाइज़र सेक्टर इंचार्ज, तो बोले एक ब्लॉक में 20 लोग लगेगी। हाँ, और ऐसे हर ब्लॉक में कम से कम 200-300 तो लगभग हो ही जाएंगे। तो बोले तुमको 50,000 की डीडी लगेगी, 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन और 20,000 रुपये से खर्च पानी लग जाएंगे। तो ठीक है, लेकिन फर्जीवाड़ा ना होगा। फिर इसके बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं था। 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन करवा लिए, फिर 50,000 बहुत लोगों ने जमा कर लिए रजिस्ट्रेशन, बोले कि आज की लास्ट डेट है। हम लोग ने भी किया था, लेकिन कुछ कारणवश से पता चला कि ये फर्जी है करके तुमने रुकवा दिए थे। डीडी हो गई है, बनवा भी लिए हम लोग ने। तो इसके फिर पता किए कि नहीं ये फर्जीवाड़ा है। फिर मैं चाहती हूँ कि इनको कार्रवाई हो इनके ऊपर सख्ती की, आइंदा में और कोई दूसरा को हौसला ना बढ़े कि यहाँ फ्रॉड करे, बेरोजगारियों को शोषण ना हो, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। नर्सिंग वाले स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट हो, तो ये आगे ना हो, इस पर कार्रवाई हो। बहुत सारे हैं, कम से कम 200-300 तो है ही लगभग। मेरा है चित्ररेखा नकपुरे। शिकायतकर्ता चित्ररेखा के भाई सुरेंद्र नकपुरे ने बताया कि जन आरोग्य संस्था का विज्ञापन सोशल मीडिया पर चला तो उसकी बहन ने भी देखा और उनसे संपर्क किया, तो बताया गया कि स्टाफ नर्स की पोस्ट है और इसमें रुपये की मांग की गई। रकम जमा करने के दौरान हमें पता चला कि स्वास्थ्य विभाग की ऐसी कोई योजना नहीं है, यह फर्जी है। हमने तो रुपया देना रोक दिया, लेकिन इन्होंने ऐसे कई लोगों से रुपये जमा कराए हैं, इसलिए हम कोतवाली आए हैं और मामला दर्ज कराया है ताकि किसी के साथ भी भर्ती के नाम पर कोई संस्था धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा न कर सके। जीएनएम का कोर्स की हुई है और क्या है, जन आरोग्य जो समिति करके ऐड चला ग्रुपों में, व्हाट्सएप में, फेसबुकों में, इस प्रकार से क्या है, फिर मेरी सिस्टर वगैरह ने उनसे कांटेक्ट किए कि कैसा क्या है, तो उन्होंने बोले कि स्टाफ नर्स का पोस्ट है अपने पास, जिसके लिए 1,000 रजिस्ट्रेशन फीस, 50,000 रुपये की आपको डीडी भोपाल के नाम से देना पड़ेगा। डीडी की हमारे पास फ़ोटो कापी भी है। समय रहते ही अपने को किसी के द्वारा जो पता चला कि ये सारी चीज़ें फर्जी हैं, किसी प्रकार के इसे कोरोना काल में
ऐसी कोई योजना नहीं है। मैं भी स्वास्थ्य विभाग में कार्य करता हूँ, कहीं ना कहीं से जानकारी मिल ही जाती है। इस प्रकार से इनने रजिस्ट्रेशन फीस तो दिए, डीडी तो अपन ने रोक दिए, और भी ऐसे 200-250-400 बच्चे हैं जिनकी डीडी जमा हो चुकी है एक्चुअल में, पर अभी क्या है किसी को पता नहीं है मामला। ये हमारे संज्ञान में आया, हम थाना कोतवाली आए, प्रभारी जी से मिल रहे हैं, आवेदन वगैरह चाहते है ना, उन पर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त जानकारी हो। सेना प्रमुख डाली दमाही ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के नाम पर युवा बेरोजगारों से भारी रकम लेकर लूटपाट की जा रही है। इसके पीछे बड़ा गिरोह है। यह नेटवर्क काफी फैल गया है। बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। बालाघाट जिले के लिए शर्मनाक बात है कि स्वास्थ्य विभाग को पता तक नहीं है और भर्ती की जा रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। यह 420 का मामला है। ऐसे करने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। ये जन सेवक आरोग्य मिशन का जो संचालक जो है दीक्षित गजवी है, इसके द्वारा जो बेरोजगार जो लड़के लोग होते हैं, इनसे फर्जी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के नाम पर नौकरी लगाने के नाम पर युवा बेरोजगार युवक युवती बच्चे लोग से 50-50 हज़ार की डीडी ले रहा है नौकरी लगाने के नाम पर। 20,000 रुपये ऑफिस का मेंटेनेंस के ले रहा है, 1,000 रजिस्ट्रेशन करवाने का ले रहा है। ये भारी लूटपाट है और इसके पीछे बहुत बड़ा गिरोह है। ये यहाँ से लेके भोपाल तक के इनका पूरा गिरोह बना हुआ है और ये बहुत ज़ोरों से चल रहा है। तो ये मेरे ख्याल से बेरोजगारों लोग के पढ़े लिखे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और बालाघाट जिले के साथ भी ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी तक के नहीं है, लोग योजना चला रहे हैं। तो मैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से भी मैं निवेदन करता हूँ, इसका आवेदन कलेक्टर महोदय को भी के पास ही पड़ा हुआ है, उनसे भी निवेदन है कि वो इसकी जाँच करना चाहिए और जाँच करके ये जो 420 का जो मामला है, ये 420 वाला मामला है, धोखा देने वाला मामला है, ये धोखे वाले मामले में दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। तब तक बने रहिए VTV न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, आपके अपने शहर बालाघाट के हृदय स्थल हनुमान चौक के पास रेमंड शोरूम का भव्य शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए है रेमंड मेंस वेयर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रही हैं? फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632920017। मारपीट के मामले में घायल बगदरा निवासी अभिषेक लिल्हारे को स्वस्थ नहीं होने के बावजूद डॉक्टर द्वारा अस्पताल से छुट्टी करने पर मरीज सहित परिजनों ने अस्पताल के सामने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया, जिसकी जानकारी प्रशासन व पुलिस को मिलने पर सहायक कलेक्टर दिलीप सिंह व कोतवाली TI विजय सिंह परस्ते ने मौके पर पहुंचकर समझाइश देकर प्रदर्शन समाप्त कराया। इस बारे में घायल अभिषेक के बड़े भाई मलखान लिल्हारे ने बताया कि चाचा सुखदास लिल्हारे के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 7 जुलाई को अभिषेक खेत गया था, जिसने खेत की पार पर घास की पेंडी रख दी, जिसे चाचा सुखदास लिल्हारे ने मना किया, जिससे दोनों के बीच विवाद हुआ, जिससे चाचा सुखदास ने छोटे भाई अभिषेक को फावड़े से मारकर घायल कर दिया था, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। 8 जुलाई को सुबह सहायक कलेक्टर दिलीप सिंह अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची थी, जिन्हें अभिषेक ने डॉक्टर द्वारा बेहतर उपचार नहीं करने की जानकारी दी, जिससे नाराजगी व्यक्त करते हुए डॉक्टर शुभम लिल्हारे द्वारा अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके विरोध में हम लोग अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि मरीज को तकलीफ होने के बावजूद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जो कि गलत है। पेशेंट ने बताया कि हमारे ट्रीटमेंट ने सर में दर्द भी कर रहा है, ये बोला। तो हमने कलेक्टर साहब से शिकायत की है। क्या शिकायत की थी? कि सर थोड़ा सा इलाज अच्छा से नहीं हो रहा है। तो सर ने पूछे कि सर आए थे क्या, तो मरीज ने बताया कि नहीं आया था। कब शिकायत किए थे आपने? आज सुबह शिकायत। उसके बाद क्या हुआ? तो शुभम सर ने डिस्चार्ज लिख दिए। अच्छा, मतलब शिकायत करने के उपरांत? हाँ, आप इसमें आके डिस्चार्ज लिख दिए। फिर अभी सर ले रहे हैं, भर्ती ले रहे हैं अभी सर।
इस बारे में सहायक कलेक्टर व अस्पताल प्रशासक दिलीप सिंह ने बताया कि मरीज अभिषेक द्वारा शिकायत की गई है कि डॉक्टर द्वारा ठीक से उपचार नहीं किया गया, जिससे डॉक्टर से चर्चा करने पर उनके द्वारा बताया गया कि सीटी स्कैन की रिपोर्ट आ गई है जो नॉर्मल है, लेकिन डॉक्टर द्वारा छुट्टी देने पर मरीज के परिजन आक्रोश में आ गए और प्रदर्शन किया गया। पुलिस कार्रवाई को लेकर भी परिजनों ने नाराजगी जताई, जिससे टीआई से भी चर्चा की गई, जिनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन व डॉक्टरों से कहा गया है कि मरीजों का अच्छे से उपचार किया जाए। तो देखो कोई बड़ा इशू उसमें था नहीं। पेशेंट ने मेरे को बोला कि डॉक्टर ने देखा नहीं है, तो मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर से मुझे पता चला कि उसकी सीटी स्कैन रिपोर्ट वगैरह आ गई है, नॉर्मल है। डॉक्टर ने उसको बराबर अपने टाइम से देखा है, ऐसा कोई इशू था नहीं। और बाकी डॉक्टर पेशेंट रिलेशन होता है, कई बार छोटा मोटा इशू हो जाता है, तो उसमें वो जो पेशेंट के अटेंडेंस है वो थोड़ा आक्रोशित हो गए और उन्होंने थोड़ी दिक्कत कर दी थी। अब बाकी अब ठीक है, उनको वापस से एडमिट कर दिया है। जितने टाइम पेशेंट फील नहीं ठीक फील नहीं करता तब तक यहाँ हॉस्पिटल में रहेंगे। जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों के द्वारा ऐसा किया जाना वहाँ तक वो है, इससे आने वाले मरीजों को दिक्कतें होती हैं? नहीं, ऐसा कोई डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं किया है, मतलब कोई बड़ा इशू नहीं था, नॉर्मल इशू था। अच्छा कुछ है नहीं उनका। ये पुलिस के साथ भी कुछ एमएलसी केस है, उसको लेकर के भी वो बोल रहे थे, तो मैंने टीआई साहब से बात कर ली है। उनका एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह हो चुकी है। जो भी कार्रवाई होगी पुलिस भी अपनी कार्रवाई करेगी और ऐसा कोई इशू है नहीं। मतलब डॉक्टर जो है टाइम से अपने पेशेंट को देख रहे हैं और ठीक कर रहे हैं, कोई इशू है नहीं। क्या कोई हिदायत? बालाघाट नगर के सरेखा बाईपास बांस के टाल के सामने से अज्ञात चोर ने एक एक्टिवा बाइक चोरी कर ली, जिसकी शिकायत नगर के वार्ड क्रमांक 17 महावीर कॉलोनी निवासी बलदेव वैद्य ने कोतवाली थाने में की है। वहीं पुलिस अज्ञात चोर के खिलाफ मामला कायम कर पतासाजी कर रही है, जबकि शिकायतकर्ता ने पुलिस को वाहन की चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया है। इस संबंध में वार्ड क्रमांक 17 निवासी बलदेव वैद्य ने बताया कि 23 जून की दोपहर करीब 2 बजे सरेखा बाईपास पर स्थित बांस टाल गया था, जहां सामने एक्टिवा वाहन क्रमांक MP50 MD 4101 खड़ी कर अंदर बांस टाल में गया। जब आधे घंटे बाद बाहर आया तो बाइक वहां पर खड़ी नहीं थी। आसपास पतासाजी की गई, लेकिन पता नहीं चलने पर पुलिस को सूचना दी गई। बाइक में कुछ आवश्यक दस्तावेज भी रखे हुए थे। पुलिस द्वारा सूचना पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला कायम किया गया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा आसपास के क्षेत्र में वाहन की खोजबीन भी की गई, जिसके तहत उन्हें सरेखा स्थित एक पेट्रोल पंप में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके वाहन में पेट्रोल भरवाते हुए दिखाई दिया, जिसकी वीडियो फुटेज भी उनके द्वारा पुलिस को सौंप दी गई है। लेकिन अब तक पुलिस अज्ञात चोर की पतासाजी करने में नाकाम है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति इसकी जानकारी देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। होंडा ने अपनी सबसे सस्ती बाइक होंडा CD 110 ड्रीम्स का BS6 मॉडल लॉन्च कर दिया है। होंडा CD 110 BS6 मॉडल 2 वेरिएंट स्टैंडर्ड और डिलक्स बाजार में उतारी गई है। BS6 इंजन के अलावा बाइक में कई और अपडेट किए गए हैं जो इसे फ्रेश लुक देते हैं। 8 जुलाई को बालाघाट नगर में होंडा के डीलर ड्रीम्स होंडा के द्वारा दोनों ही बाइक की लॉन्चिंग शोरूम में की गई। बाइक की लॉन्चिंग के दौरान BTV केबल नेटवर्क के डायरेक्टर राजा सोनी, दिव्य एक्सप्रेस समाचार पत्र के संपादक अरविंद अग्निहोत्री, CA बलजीत सिंह छाबड़ा, ड्रीम्स होंडा के संचालक कमलजीत छाबड़ा एवं अन्य स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान BTV केबल नेटवर्क के संचालक राजा सोनी के जन्मदिवस के अवसर पर केक काटकर उन्हें बधाई दी गई। इस अवसर पर BTV के संचालक राजा सोनी ने ड्रीम्स होंडा परिवार से मिले प्रेम और सम्मान के लिए ड्रीम्स होंडा के संचालक और समस्त स्टाफ का आभार जताया। धन्यवाद देना चाहूँगा भाई कमलजीत भाई को कि प्रतिवर्ष वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा जन्मदिन यहाँ पर ड्रीम्स होंडा के शोरूम में मनाते हैं। दिल से उनको धन्यवाद। मेरे भाई अरविंद अग्निहोत्री जी और यहाँ पर उपस्थित मेरी समस्त छोटी बहनें जिन्होंने मेरे जन्मदिन पर मेरा साथ दिया, और समस्त स्टाफ, छोटे भाई जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही स्नेह और प्रेम के साथ मेरा जन्मदिन मेरे साथ आज यहाँ पर मनाया। और उम्मीद करता हूँ कि होंडा शोरूम जो नित्य निरंतर प्रगति करते जा रहा है, मैं देख रहा हूँ जब से यहाँ पर शुरुआत हुई है होंडा शोरूम की, लगातार कमलजीत भाई के नेतृत्व में यहाँ पर आप प्रगति कर रहे हैं। ऐसी प्रगति आप निरंतर करते रहें और आगे बढ़ें।
लॉन्च की गई बाइक की जानकारी देते हुए ड्रीम्स होंडा के संचालक कमलजीत छाबड़ा ने बताया कि होंडा ने इस BS6 बाइक की स्टाइलिंग अपडेट की है। इसके बॉडी वर्क में थोड़ा बदलाव हुआ है। इसके अलावा अपडेटेड बाइक नए ग्राफिक्स, क्रोम एग्जॉस्ट शील्ड, बॉडी कलर, मिरर्स और सिल्वर फिनिश अलॉय व्हील्स के साथ आई है, जबकि अन्य बाइकों के मुकाबले इसकी सीट भी अब 15 mm ज्यादा लंबी है। उन्होंने बताया कि होंडा बाइक में अब BS6 कंप्लायंट 109.51 cc फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दिया गया है। उन्होंने बताया कि होंडा के अन्य BS6 टू व्हीलर्स की तरह CD110 ड्रीम्स में भी साइलेंट स्टार्ट फीचर मिलता है। होंडा की सबसे सस्ती बाइक में इंजन स्टार्ट, स्टॉप स्विच, DC हेडलैम्प, इंटीग्रेटेड हेडलैम्प, बीम एंड पासिंग स्विच, ट्यूबलेस टायर, लंबी और आरामदायक सीट, एक्वेलाइजर के साथ CBS और सील चेन जैसे फीचर दिए गए हैं। यह बाइक होंडा की एनहेंस्ड स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी से लैस है। आज कौन सी गाड़ी की लॉन्चिंग की? आज होंडा की BS6 टेक्नोलॉजी के साथ में नई बाइक CD110 की लॉन्चिंग हमने यहाँ पर की है, जो कि CD110 डिलक्स के रूप में हमारे बीच में ये बाइक आई है। और 2 वेरिएंट में बाइक कंपनी ने लॉन्च की है, स्टैंडर्ड मॉडल में और डिलक्स मॉडल में। इस बाइक की खासियत ये है सर कि सबसे लंबी सीट होंडा की किसी गाड़ी में जो है वो इस बाइक में उपलब्ध है। साथ में एवरेज जो है वो 74 जो पहले रहती थी कंपनी, उससे 10% और इम्प्रूव किया कंपनी ने एवरेज गाड़ी का। प्लस इसके अंदर में साइलेंट स्टार्टर है। गाड़ी में जब हम स्टार्ट करते हैं किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आएगी आपको, जो कि होंडा का ये पेटेंट है। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ होंडा की गाड़ियों के अंदर में आपको साइलेंट स्टार्ट मिलेगा BS6 मॉडल के अंदर। और कीमत में क्या है इसकी? ये गाड़ी का बेसिक प्राइस जो है स्टैंडर्ड मॉडल का लगभग 64,000 रुपये से स्टार्ट होता है, और अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से इसके मॉडल्स के प्राइस। बालाघाट में आने वाले खरीफ सीजन में आदिवासी बैगा किसानों के यहाँ कोदो कुटकी की फसल देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए बालाघाट कृषि विभाग ने नई पहल की है, क्योंकि कोदो कुटकी की फसल बालाघाट की पारंपरिक कोदो कुटकी की फसल कहलाती है, जो जिले की पहचान भी है। खासकर आदिवासी बैगा परिवार कोदो कुटकी की खेती करते हैं और उसी का भोजन व व्यंजन तैयार करते हैं। पौष्टिकता व सेहत की दृष्टि से उपयोगी अनाज होता है, इसलिए कृषि विभाग ने इस बार कोदो कुटकी की फसल के क्षेत्र को बढ़ाने किसानों को अनुदान पर कोदो कुटकी का बीज उपलब्ध कराया है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस बार धान की फसल के अलावा कोदो कुटकी की खेती के क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। बैहर परसवाड़ा बिरसा के किसानों को यह कोदो कुटकी का बीज भी उपलब्ध कराया गया है। इस बार बालाघाट जिले में खरीफ फसल का 2 लाख हेक्टेयर रकबा नियत है और किसानों को बीज की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई गई है। शासन की योजना के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को अन्नपूर्णा योजना में 75% अनुदान के तहत धान बीज उपलब्ध कराया गया है। खाद के पर्याप्त भंडारण है और शीघ्र ही आवश्यकता के अनुसार DAP व यूरिया की रेक उपलब्ध होने वाली है। इस बारे में कृषि उप संचालक CR गौर ने बताया कि धान की फसल के साथ ही इस बार कोदा कुटकी की फसल के क्षेत्र को बढ़ा रही हैं, जो जिले की पहचान भी है। इसके लिए बैहर बिरसा व परसवाड़ा के किसानों को बीज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में सहकारिता में करीब 6,500 क्विंटल बीज उपलब्ध है, जिसे समिति के माध्यम से विभाग के माध्यम से वितरण कराया जा रहा है। हमारी योजना है अन्नपूर्णा योजना व बीज ग्राम योजना। बीज ग्राम योजना में सभी किसानों को 50% व अधिकतम 350 रुपये में 30 किलो बीज उपलब्ध करा रहे हैं, और अन्नपूर्णा योजना में SC/ST वर्ग के किसानों को 75% अनुदान पर बीज उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खाद का भंडारण भी पर्याप्त मात्रा में है। बाइट। और इसमें खासकर हमारा धान है 2,65,000। इस साल हम कोदो कुटकी के एरिया को थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं। हमारी पुरानी फसल है, इस ज़िले की पहचान भी है, तो उस एरिया को हम बढ़ा रहे हैं और उनके लिए अच्छा इम्प्रूव सीड भी हम उपलब्ध करा रहे हैं किसानों के लिए अनुदान पे। कोई क्षेत्र निर्धारित किया सर कोदो कुटकी? ये अपना जनरली बैहर बिरसा परसवाड़ा जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में ज़्यादा परंपरागत होता है ये, और उसी क्षेत्र के कृषकों का हमने चयन किया है और उनको हम प्रदर्शन वगैरह भी दे रहे हैं। और सर बीज को लेकर क्या स्थिति है, बीज और खाद को लेकर? बीज हमारे पास में सहकारिता में लगभग 6,500 क्विंटल बीज उपलब्ध है, कुछ समितियों के माध्यम से वितरण कर रहे हैं, कुछ विभाग के माध्यम से भी उपलब्ध कराया गया है, कुछ विभाग के माध्यम से वितरण करा रहे हैं। हमारी योजना है जैसे कि अन्नपूर्णा योजना है, बीज ग्राम योजना है, तो बीज ग्राम योजना में सभी कृषकों को
50% या अधिकतम 350 रुपये 20 किलो बीज पे हम दे रहे हैं। ऐसी जो अन्नपूर्णा योजना है कि हमारे अनुसूचित जनजाति के जो कृषक भाई हैं इनको 75% अनुदान पे एक कृषक को अधिकतम 1500 रुपये तक का बीज हम धान का उपलब्ध करा रहे हैं, तुअर का उपलब्ध करा रहे हैं और उड़द का बीज उपलब्ध करा रहे हैं। जो हमारे विभाग में जो वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी हैं उनके कार्यालय में इनका सभी का भंडारण समय पर करा दिया गया है और इसका वितरण भी निरंतर चल रहा है। सर खाद की क्या स्थिति है? खाद भी हमारा जो सहकारिता का जो लक्ष्य है उससे तो हम अधिक लगभग 10% हम अधिक भंडारण करा चुके हैं। इसका वितरण भी हो रहा है सभी समितियों में, सभी रबर संग्रह केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है और अभी भी जैसे यूरिया और DAP की हमारी एक वैकल्पिक ट्रांजेक्शन में है, 1-2 दिन में वो आने वाली है। तो जो भी है बीज है उर्वरक का हम कभी ना होगी इस जिले में। सावन मास में प्रत्येक साल लाउड स्पीकर और धूमधाम के साथ अखंड रामायण का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के चलते सावन मास में श्रद्धालुगण शारीरिक दूरी बनाकर सादगीपूर्ण अखंड रामायण पाठ कर रहे हैं। सावन मास प्रारंभ होते ही गांव-गांव में अखंड रामायण पाठ का सिलसिला जारी हो चुका है, जो 1 माह तक अनवरत रूप से जारी रहेगा। गौरतलब हो कि जनपद पंचायत वारासिवनी की गर्रा पंचायत के गर्रा टोला स्थित देवी मंदिर परिसर में ग्रामीण जनों के सहयोग से पुरानी परंपरा अनुसार अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। सावन मास में अखंड रामायण पाठ को संपन्न करवाने में लालचंद बिसेन, तुलसी पटले, तीरथ पटले, भीष्म कुमार रांगडाले, नरेंद्र सहारे, ओम प्रकाश कटरे, सत्यम पटले, योगेंद्र पटले, टेगला रांगडाले सहित अन्य श्रद्धालुओं का सहयोग रहा। इस बार कोरोना के चलते बिना संगीत के ही अखंड रामायण का पाठ किया गया। इस संबंध में मंदिर समिति सदस्य ओम प्रकाश कटरे ने बताया कि गर्रा पंचायत के गर्रा टोला गांव में हर साल सावन मास की शुरुआत होते ही अखंड रामायण पाठ का आयोजन देवी मंदिर परिसर में किया जाता है। यह आयोजन सभी ग्रामीणों के द्वारा मिलकर करवाया जाता है। अखंड रामायण का पाठ का आयोजन अच्छी बारिश होने की कामना और गांव में सुख शांति व खुशहाली बनी रहे इस मंशा से करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों के समय से गांव में इस तरह के आयोजन होते आ रहे हैं, जो आज के युवा भी इस परंपरा का निर्वहन करने में जुटे हैं। अखंड रामायण पाठ का समापन के बाद महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अधिवक्ताओं के सामने बड़ा आर्थिक संकट, न्यायालय नहीं खुलने से पक्षकार भी परेशान, प्रकरण भी हो रहे हैं लंबित। 500 से अधिक वकीलों का कामकाज प्रभावित, दर्पण से मदद दिलाने की रखी मांग। वार्ड क्रमांक 10 के रहवासियों ने टावर बनाने का किया विरोध, मोबाइल टावर लगाने का रहवासियों ने किया विरोध। घनी आबादी वाले क्षेत्र में लगाया जा रहा है टावर लगाने पर रोक लगाने कलेक्टर से लगाई गुहार। अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग, वार्ड क्रमांक 1 के वार्ड वासियों ने सौंपा ज्ञापन। बंद नहीं हुई अवैध शराब की बिक्री तो करेंगे आंदोलन, जिला प्रशासन से लगाई है गुहार। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।